Assalamu alaikum my dear students. I hope you are fine and doing well. So today we are going to start our lecture number 6 on chapter number 4, that is chemical bonding. So in this lecture we are going to discuss about shapes of molecules. The shapes of molecules can be predicted by two theories. जो आपके molecules की shape होती है basically, यानी उसको हम दो theories की basis पर डिटरमाइन करते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट थ्योरी आपके पास जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम विस्पर थ्योरी भी कहते हैं. देन सेकंड थ्योरी जो आपके पास है वो है हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. सो पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आपके पास क्या है, किसने दी और इसके मेन पॉइंट्स आपके पास क्या है और इससे किस तरह से हम अपने शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं. So introduction. This theory was put forward by Sedgwick and Paul in 1940 and modified by Nihom. तो ये थ्योरी जिसने दी थी वो कौन से साइंटिस्ट थे आपके पास, वो सिड्विक एंड पॉल थे. उन्होंने 1940 में ये थ्योरी दी थी और इसको फर्दर मॉडिफाई अदर साइंटिस्ट ने होम में किया था. बेसिस ऑफ थ्योरी. It was based on the repulsion of electrons in the valence shell which get stability by minimizing energy. So बेटा इस थ्योरी की बेसिस देखें, कोई भी थ्योरी इस तरह से नहीं आती, उसकी कुछ बेसिस रखी जाती हैं. आप थर्ड चैप्टर में भी देख चुके हैं कि हर थ्योरी का कुछ ना कुछ मेन पॉइंट होता था, कोई स्टडी की जा रही होती थी, उसकी बुनियाद पर ही उसको थ्योरी के पॉइंट्स दिए जाते थे. देन हम देखते थे कि कोई भी थ्योरी अगर आती थी तो उसको हर तरह से एनालाइज किया जाता था. फिर हो सकता था कि बाजू का तो उस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया जाता था कम्प्लीटली, कुछ उसमें डिफेक्ट्स नज़र आ जाते थे, फिर उसको फर्दर मॉडिफाई कर दिया जाता था. तो जो बेटा इस थ्योरी का बेसिस था वो क्या था आपके पास. अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी की जो बेसिस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. आपको पता है कि आपके वैलेंस शेल हम किससे कहते हैं, एटम का लास्ट शेल, उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं. और डेफिनेटली वहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे बेटा तो सेम चार्ज के हैं, नेगेटिव चार्ज के हैं. तो इस थ्योरी में इस बात को बेस बनाया गया कि जब आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कर रहे होते हैं तो वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अपनी एनर्जी को क्या कर लेते हैं, वहाँ पर मिनिमाइज कर लेते हैं. मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी. इस पॉस्टुलेट्स के जो मेन पॉइंट्स थे वो आपके पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम अरेंज देमसेल्व्स इन such a manner that their total energy is minimized. This means they approach the nucleus as closely as possible, while at the same time staying as far as from each other as possible, thus minimizing interelectronic repulsion. अच्छा बेटा, अब यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर आपके वैलेंस शेल में अरेंज होते हैं इस तरह से कि अभी हमने यही कहा ना कि इसमें बेसिकली जो आपकी थ्योरी में मेन पॉइंट क्या था कि वैलेंस शेल में एटम के अपने आप को इलेक्ट्रॉन्स इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज करना चाहेंगे कि उनकी टोटल एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, यानी कम हो जाए. और डेफिनेटली जब किसी चीज़ की एनर्जी मिनिमम होती है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है. जैसे ही एनर्जी हाई होती है वो चीज़ एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है. तो इलेक्ट्रॉन्स भी अपने आप को वैलेंस शेल में इस तरह से अरेंज करना चाहेंगे कि उनकी क्या हो, स्टेबिलिटी की तरफ जाएं और इसके लिए उनकी एनर्जी क्या हो, कम हो. तो क्या होता है, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो न्यूक्लियस के तो करीब रहते हैं जितना उनके लिए पॉसिबल हो, लेकिन उसी के साथ साथ एट द सेम टाइम वो एक दूसरे से क्या रहना चाहेंगे, दूर रहना चाहेंगे. दस मिनिमाइजिंग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन. क्योंकि बेटा आपको पता है न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो जाना चाहिए, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनके दरमियान रिपल्जन स्टार्ट हो जाएंगी. तो इस वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स हैं वैलेंस शेल में वो खुद को स्टेबल करने के लिए अपनी एनर्जी को मिनिमाइज किस तरह से करते हैं कि वो न्यूक्लियस के तो करीब रहते हैं लेकिन आपस में वो खुद को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर हों. Because lone pairs are spread out more broadly than bonding pair repulsion are. तो बेटा आपको पता है कि जो लोन पेयर आपको दिखाई देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अमोनिया का या मॉलिक्यूल देखें तो यहाँ पर आपके नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर्स है. तो लोन पेयर ज़्यादा स्प्रेड होते हैं एज कम्पेयर टू बॉन्डेड पेयर जिन्होंने दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया होता है. तो यहाँ पर इनके दरमियान अगर हम देखें तो इसके स्प्रेडिंग की वजह से रिपल्शन यकीनन आती होंगी.
बॉन्डिंग पेयर्स के साथ भी, तो वो किस तरह से आती हैं, क्या उनका जो है वो रेश मतलब आप ये कह सकते हैं कि कौन से ज़्यादा होती है, कौन सी कम होती है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ग्रेटर बिटवीन टू लोन पेयर्स, अगर दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे बेटा तो वो ज़्यादा ब्रॉडली स्प्रेड होंगे ना, ज़्यादा फैले हुए होंगे। ज़्यादा फैले हुए होंगे दो लोन पेयर, तो डेफिनेटली जब वो एक दूसरे के पास होंगे तो उनके लोन पेयर्स में जो रिपल्जन्स हैं वो भी क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी, ज़्यादा होंगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आपकी रिपल्जन्स हैं वो ग्रेटर होती हैं दो लोन पेयर्स के दरमियान, इंटरमीडिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्डेड पेयर। लेकिन अगर मैं बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर के दरमियान की बात करूँ तो इसमें जो है वो इंटरमीडिएट होगी, दरमियानी सी। वीकेस्ट बिटवीन टू बॉन्डिंग पेयर, दैट इज द फोर्स ऑफ रिपल्जन इज एज फॉलो। सही है। तो जो अगर आपके सिर्फ बॉन्डेड बॉन्डेड की बात करें तो उसमें तो फिर बहुत ही कम होती है। नॉर्मली हमारे पास बॉन्डिंग बॉन्डिंग पेयर हमें नॉर्मली नजर आ रही होती है, बेटा वहाँ इतनी रिपल्जन नहीं होती। अगर हम इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हमारे पास लोन पेयर की रिपल्जन होती है, देन हमारे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्जन होती है, और सबसे कम रिपल्जन किनके दरमियान पाई जाती है, बॉन्डिंग पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। So the next point is the pi bonds are ignored in determining the shape of molecules. यहाँ पर बेटा जब हम molecules की shape find out कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि आपके molecules में sigma bond भी पाए जाते हैं और pi bond भी पाए जाते हैं। तो जब हम shape की बात करते हैं किसी भी molecules की तो वहाँ हम pi bonds को under consideration नहीं लाते, उनको हम shape determining के process में pi bonds को ignore कर देते हैं। Repulsive forces decrease sharply with the increase inter-pair angle। और आपकी जो रिपल्जन्स हैं यानी रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं जैसे जैसे जो है एंगल जो है वो पेयर्स के दरमियान बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पेयर्स में जो है एंगल 90 डिग्री हो तो वहाँ पर आपकी रिपल्सिव फोर्सेस क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी। वीकर कब होंगी, जब 120 डिग्री पर अरेंज्ड हो, और वीकेस्ट कब हो जाएंगी, यानी जब 180 डिग्री पर अरेंज्ड हो। तो आपकी देखें सबसे ज़्यादा एंगल कहाँ है, 180 पर, तो वहाँ रिपल्सिव फोर्सेस कितनी ज़्यादा डिक्रीज हो गई, वो वीकेस्ट हो गई हैं। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी रिपल्सिव फोर्सेस डिक्रीज होती जाती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज repulsive forces between repulsion between bond pairs decrease with the increase in electronegative values। इसके अलावा जैसे जैसे आपके एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ में भी इजाफा होता जाता है, वो इंक्रीज करती जाती हैं, तो आपकी रिपल्जन भी उनके दरमियान क्या होती है, मिनिमाइज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो बेटा यहाँ पे कुछ डायग्राम्स आपको शो की गई हैं, ये आपको क्या शो करी हैं कि अगर एटम्स ने खुद को या बॉन्ड पेयर लोन पेयर्स ने खुद को इस तरह से अरेंज किया हो कि उनके दरमियान देखें यहाँ एटम्स के दरमियान जो है वो कितना एंगल है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया ना, एंगल बड़ा है, तो यहाँ पे रिपल्जन इनके दरमियान क्या होगी, मिनिमम होगी, रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम होंगी, वीकेस्ट होंगी। 120 डिग्री पे बेटा देखें इससे थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, वीकर आप कह सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ी ज़्यादा होंगी। देन 109 डिग्री पर देखें तो उससे भी मतलब आप कह सकते हैं कि बड़ा एंगल इसका है, तो इसमें सबसे ज़्यादा, उससे कम एंड देन सबसे कम। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी मॉलिक्यूल में उसकी रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो भी कम होती जाती है। जितना छोटा एंगल होगा उतनी ज़्यादा उसमें रिपल्सिव फोर्स होगी। देन मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब वो कौन सा मेथड है कि जिसकी मदद से हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल पता चल जाती है। फर्स्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल। बेटा सबसे पहले तो आपको क्या लिखना होगा, अपने मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला लिखना होगा। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, और फिर आपने उसको लिखने के बाद ये देखना होगा कि जो आपका सेंट्रल एटम है उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं। यहाँ पे अगर आप मेरे साथ देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जैसा हम देख रहे हैं, अगर 2 हैं तो उसकी ज्योमेट्रिक क्या होगी, लीनियर होगी। इसके एग्जांपल में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए इसकी शेप क्या होगी, लीनियर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो आपके पास शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। 4 होंगे इलेक्ट्रॉन पेयर तो आपके पास होगी टेट्राहीड्रल। 5
आपके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे तो ट्राइगनल बाइपिरामिड होगी, और 6 आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो आपके पास शेप ऑक्टाहेड्रल होगी। सो बेटा ज्योमेट्री कह लें या शेप ऑफ मॉलिक्यूल कह लें तो आपकी किस पे डिपेंड करिए, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। आपके जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स के कितने पेयर हैं। तो हमें पता है कार्बन का, आपको पता है क्या होता है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 4 होते हैं। तो 2 पेयर बन गए आपके, तो 2 पेयर्स के लिए उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर। इसी तरह से हर मॉलिक्यूल के लिए हम देख लेते हैं कि उसके सेंट्रल एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, देन हम उसकी ज्योमेट्री को उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बेसिस पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विस्पर थ्योरी। अब इस थ्योरी में भी कुछ बेटर डिफेक्ट्स पाए गए थे। जो फर्स्ट डिफेक्ट था वो आपके पास क्या था, इट इज़ एप्लीकेबल टू सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। यहाँ पर ये जो विस्पर थ्योरी थी ये जस्ट किसके लिए अप्लाई हो रही थी, ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई हो रही थी जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, यानी सिर्फ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। इट डज नॉट कवर द आयोनिक कंपाउंड्स, या आयोनिक कंपाउंड्स को कवर नहीं कर रही थी। इट इज़ अनस्टेबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस इन बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल अमोनिया PH5 एंड SpH3। तो यहाँ पर आपके जो बेसिकली इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, PCl5 हो गया, अमोनिया हो गया, आपका एंटीमनी हाइड्राइड हो गया, जिस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बॉन्ड एंगल्स बताने में कामयाब नहीं थी, इसलिए इसके डिफेक्ट्स हमारे सामने आ गए थे। देन वी हैव नेक्स्ट थ्योरी विच इज़ हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी, जो हमारे पास दूसरी थ्योरी थी जिससे हमने कहा था कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 थ्योरीज की बेसिस पे की जाती है। फर्स्ट हमने देख ली। देन जो सेकंड थ्योरी आपके पास है वो क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। According to this theory, the nature of the hybrid orbitals determines the shape of a molecules। अच्छा बेटा, इस थ्योरी पे या इस थ्योरी की बेसिस क्या थी, नेचर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जब हमने लास्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया था वहाँ आपको बताया गया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास क्या होते हैं, जैसे sp sp3 sp2, ये आपके क्या थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे। तो इसी तरह से शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की नेचर पे डिपेंडेंट होती है। कैसे, अब देखें, जैसे अगर आपके पास S और P3 यानी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो उसकी शेप आपके पास टेट्राहीड्रल हो सकती है। S एंड देन P ऑर्बिटल्स अगर हाइब्रिडाइज हुए हों तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए आपकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर हो सकती है, और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो तो आपके पास मॉलिक्यूल की शेप लीनियर हो सकती है। सो इन दिस वे अगर आपको अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की नेचर पता हो तो आप इस तरह से भी अपने मॉलिक्यूल की शेप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। If the hybridization in the central atom is sp, then the shape of molecule will be linear with an angle of 180। सही है बेटा, अगर आपके सेंट्रल एटम की मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन sp होगी तो आपका शेप मॉलिक्यूल का किस तरह का हो सकता है, लीनियर हो सकता है, और लीनियर शेप में उसका एंगल कितना होगा, 180। If it is sp2 then shape of molecule will be triangular with an angle of 120 डिग्री। लेकिन बेटा अगर आपके पास जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp2 हो तो जो आपके शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो आपके पास क्या होगी, ट्राइंगुलर शेप की होगी, और उनके दरमियान एंगल क्या पाया जाएगा, 120। तो देखिए बेटा, बस आप सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन को अगर देख लें तो आपको पता चल रहा है कि आपके मॉलिक्यूल की शेप क्या हो सकती है और उसके दरमियान एंगल क्या होगा। सो इन दिस वे नेचर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देखें आपको आपके शेप ऑफ मॉलिक्यूल की प्रेडिक्शन दे रही है। Then next, if the hybridization of central atom is sp3, the shape of molecule will be tetrahedral with an angle of 109.28। तो बेटा अगर आपके पास जो आपका सेंट्रल एटम है मॉलिक्यूल में उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो आपके पास मॉलिक्यूल की शेप क्या आ जाती है, टेट्राहीड्रल आ जाती है, और उनके दरमियान जो एंगल है वो क्या पाया जाता है, 109.28 डिग्री। If hybridization is sp3 with one lone pair, the shape of molecule is pyramidal with an angle of 107 डिग्री। लेकिन अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उसके साथ साथ उसके ऊपर एक लोन पेयर भी पाया जा रहा है, यानी बेशक आपके सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 आ रही है लेकिन उसके बावजूद उसके पास एक लोन पेयर भी है, तो क्या होगा, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज pyramidal। उस मॉलिक्यूल की शेप आपके पास क्या हो जाएगी, पायरामिडल हो जाएगी, और उसका एंगल कितना होगा,
107 डिग्री। नॉर्मली हम जब भी देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो होते हैं, अगर वो सेंट्रल एटम में होते हैं तो वो टेट्राहीड्रल शेप बनाते हैं और उनके दरमियान एंगल क्या पाया जाता है, 109.28 डिग्री। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि अगर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन बेशक sp3 है, लेकिन अगर उस पर एक लोन पेयर पाया जा रहा है तो वो लोन पेयर कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट करेगा और उसका, जिसकी वजह से उसका एंगल भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। उसका एंगल कितना हो जाएगा अगर एक लोन पेयर होगा, 107 डिग्री, और उस मॉलिक्यूल की शेप भी आपके पास कैसी हो जाएगी, pyramidal। If hybridization is sp3 with two non-bonding orbitals, then shape of molecule will be bent or angular with an angle of 104.5 डिग्री। सही है। एक तो हमने ऊपर एग्जांपल देख ली कि sp3 होगा, अगर एक लोन पेयर उसके बावजूद भी होगा तो उस मॉलिक्यूल की शेप pyramidal होगी, एंगल 107 होगा। इसी तरह से अगर सेंट्रल एटम की आपके पास हाइब्रिडाइजेशन बेशक sp3 हो लेकिन उसके पास टू नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो, तो उस मॉलिक्यूल की शेप आपके पास क्या हो जाती है, बेंड या एंगुलर। और उनके दरमियान जो बेटा एंगल पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, 104.5 डिग्री। सो इन दिस वे ऑल्दो द थ्री टाइप्स वी हैव सीन हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन जहाँ पर आपके उस सेंट्रल एटम पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद अगर एक लोन पेयर है या दो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं तो वहाँ पे उनकी शेप्स में डिफरेंस आ गया और उनके दरमियान जो एंगल्स हैं उनमें भी डिफरेंस आ गया। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि अगर आपके मॉलिक्यूल की शेप लीनियर होगी तो वो किस तरह से नज़र आएगा, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 180 डिग्री पर अरेंज हुआ होगा। ट्राइगनल प्लेनर होगी तो आपके एटम्स, यानी अगर आपके पास sp2 हैं ट्राइगनल प्लेनर ज्योमेट्री में, उनके दरमियान एंगल क्या होगा, 120। sp3 में है तो एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री, और किस तरह से अरेंज होंगे, टेट्राहीड्रल में। और अगर sp3 हाइब्रिडाइज है बट उनके पास टू नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, उस मॉलिक्यूल की शेप क्या हो जाएगी, आपके पास बेंट हो जाएगी और इनके दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा, 104.5 डिग्री। इसी तरह से ट्राइगनल पिरामिड के लिए भी जब आप देखते हैं तो ऑल्दो ये भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज सेंट्रल एटम होगा, लेकिन क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होगा जिसकी वजह से इसकी शेप आपको इस तरह से pyramidal नजर आएगी और इसके दरमियान एंगल कितना होगा, 107 डिग्री। सो नाउ द लीनियर शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप मॉलिक्यूल्स। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि लीनियर शेप मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं हमारे पास। The diatomic molecules such as HF, HCl are linear in shape regardless of the number of active electron pairs surrounding the central atom। हमारे पास जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पाए जाते हैं जिनमें जैसे कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो वहाँ पर आपके ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लीनियर शेप के ही होते हैं। उनमें हम ये नहीं देखते कि उसमें कितने एक्टिव इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेंट्रल एटम को सराउंड किए हुए होते हैं, बल्कि बस हम ये जो इस तरह के हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड हो जैसे HF, HCl, वहाँ पर वो लीनियर ही आपके पास होते हैं। वहाँ पे आप इस चीज़ को काउंट भी नहीं लाते कि इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं या नहीं है सेंट्रल एटम के अराउंड। आप जस्ट सिंपली कह देते हैं कि आपके पास क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं। The triatomic molecules like BCl2 are also linear in shape. BCl2 means beryllium chloride are also linear in shape having bond angle of 180। अब ये देखिए आपके पास ट्राइएटॉमिक है, एक बेरिलियम का एटम है और दो क्लोरीन के एटम है। क्लोरीन मॉलिक्यूल के यानी क्लोराइड के एटम है, तो बेसिकली बेटा यहाँ पर आपके पास ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में भी बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। बेरिलियम क्लोराइड शेप प्रिडिक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा हमने कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप के लिए हमें प्रिडिक्ट करने के लिए दो थ्योरीज को अंडर कंसिडरेशन रखना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम BCl2 यानी बेरिलियम क्लोराइड की शेप को प्रिडिक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी को अंडर कंसिडरेशन रखते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से इस पर फुलफिल करती है कि इसकी शेप लीनियर होती है आपके पास।
द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इज एज फॉलो। तो सबसे पहले बेटा हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखना होता है। तो फर्स्ट हम यही देखते हैं लेविस स्ट्रक्चर आपके बेरिलियम क्लोराइड का क्या है। आपके पास सेंट्रल देखें बेरिलियम क्लोराइड है, उसने बॉन्ड बनाया हुआ है दो क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स के साथ और इस तरह से ये आपके पास अरेंज्ड है। तो एक एटम यहाँ पे क्लोरीन ने शेयर किया है, एक बेरिलियम ने शेयर किया है, एक बेरिलियम ने यहाँ से दिया हुआ है और एक क्लोराइड ने दिया हुआ है और दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया। एक क्लोराइड ने यहाँ से बेरिलियम के साथ बॉन्ड बनाया और एक क्लोराइड ने बेरिलियम के साथ यहाँ से बॉन्ड बनाया हुआ है। So now according to the electron pair repulsion model, two pairs of electrons around the central atom will arrange themselves as far apart as possible। हमने देख लिया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, देखिए एक साइड पे बेरिलियम के है और दूसरी साइड पे भी बेरिलियम के है, तो वो खुद को ऐसे अरेंज किया होगा कि वो एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पर हो ताकि उनके दरमियान जो रिपल्शन है वो आपके पास क्या हो, मिनिमम। The minimum repulsion occur when they are located at the opposite side of beryllium with an bond angle of 180। तो बेटा मिनिमम रिपल्शन अगर हम बेरिलियम क्लोराइड के केस में देखें तो तभी हो सकती है ना कि सेंटर में अगर आपका बेरिलियम है तो उसके अपोजिट साइड पर जो है वो दोनों क्लोराइड के एटम्स लगे हों, तभी उनके दरमियान एंगल भी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा और वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे भी हो जाएंगे और इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो भी क्या हो जाएगी, मिनिमम। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि अगर बेरिलियम क्लोराइड आपके पास है तो बेरिलियम खुद को सेंटर में रखेगा और उसके अराउंड क्लोराइड जो है वो क्या होंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ताकि इनमें मिनिमम रिपल्जन हो और वो एक दूसरे से एंगल कितना बना रहे हो, 180। The chlorine atoms are attached to beryllium by sharing of this electron pairs. Thus, chlorine must be placed in opposite side to the electron pair, thus giving a linear structure। सही है, हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोरीन एटम जो बेरिलियम से अटैच है शेयरिंग कर इलेक्ट्रॉन पेयर की, वो खुद को इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है लीनियर स्ट्रक्चर देने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट एक दूसरे के रखेंगे। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड है ऑल्सो लीनियर स्ट्रक्चर। जिस तरह बेरिलियम क्लोराइड में इस तरह से अरेंजमेंट है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड में भी इसी तरह से अरेंजमेंट होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसमें आपका सेंट्रल एटम कार्बन होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन पे आपके दोनों ऑक्सीजन होंगे। इसी तरह से कार्बन डाइसल्फाइड की बात करें तो सेंट्रल आपके पास कार्बन एटम होगा और उसके अपोजिट साइड पर आपके सल्फर के एटम्स होंगे। सो इस तरह से आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड है उनके भी लीनियर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। दिस इज इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। लेकिन इस प्रेडिक्टिव शेप को हम फर्दर अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल से भी देखेंगे। सो बेरिलियम इज sp हाइब्रिडाइज एज फॉलो। हमें पता है जो हमारा सेंट्रल एटम बेरिलियम है इस केस में वो क्या होता है, आपके पास sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसे उसे देख लें, बेरिलियम हमारे पास जब ग्राउंड स्टेट में होता है, बेटा आपको पता है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। सो बेरिलियम का जब एटॉमिक नंबर 4 है आपके पास तो उसके 1s में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लेकिन जब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो इस 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, 2p में। सही है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके 2s से किस ऑर्बिट में चला जाएगा, p के यानी 2p के ऑर्बिट में। और बेरिलियम क्लोराइड में बेटा आपके पास क्या हो रहा है, देखें s में भी एक वैकेंसी है और एक आपके पास p में भी वैकेंसी है। तो इसको फिल करने के लिए आपका एक क्लोराइड का एटम आ गया यहाँ पर और एक क्लोराइड का एटम आ गया यहाँ पर। सो इन दिस वे बेरिलियम क्लोराइड में 2 क्लोराइड एटम्स आ रहे होते हैं आपके, इसलिए बेरिलियम क्लोराइड के सेंट्रल एटम की आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। s और p के मिलके आपके पास जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp hybridization। So this sp hybrid orbitals arrange themselves at an angle of 180 assuming a linear structure for shape। सही है, तो बेटा यहाँ पर आपके जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे, इस तरह से खुद को अरेंज करेंगे कि उनमें लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा, एंगल इनके दरमियान क्या हो जाएगा, 180। The 3p-z orbital of the two chlorine atoms overlap the sp orbital to give 2 sigma bond. Thus atoms are coplanar and form a
लीनियर स्ट्रक्चर। आपको पता है आपके बेरिलियम के पास sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे, आपके क्लोरीन के लास्ट, जो क्लोराइड की बात करें उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे भी अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी शेयरिंग करनी होती है ताकि उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो यहाँ पे दो क्लोराइड इस तरह से बेरिलियम के साथ आके क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। और अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो हमें पता है इस तरह के बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो इन दिस वे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बेरिलियम का यूज हो रहा है और उसके साथ ओवरलैप्स कौन कर रहे हैं, 3p z ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स। तो एक क्लोरीन एटम एंड देन दूसरा आपके पास क्लोरीन एटम है। इस तरह से दो सिग्मा बॉन्ड्स आपके फॉर्म हो रहे हैं और ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर का क्या मतलब होता है कि एक ही प्लेन पर है, देखिए एक्स एक्सिस पर ही है और ये क्या बना रहे हैं, आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं और इनके दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। So this is all about for the beryllium chloride shape. Inshallah in the next lecture we will more discuss about the shape of other molecules. So this is all about for the lecture number 6. I hope you have understood. Thank you very much. Allah Hafiz. Bye bye. Take care.